हे कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज मेका और आज हम बात करने वाले हैं आइलैंड की सीजन 2 के एपिसोड 2 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कई सेंचुरी के बाद शामिन एक पहाड़ी पे कील को ठोकता है। ठोकते ठोकते वो एक ऐसी जगह ठोकता है जिसमें वो गिर जाता है। वो जैसे ही आगे बढ़ता है उसे कोई दिखाई देता है। वो कोई और नहीं गंगतान होता है। वो जैसे ही उसे देखने जाता है गंगतान उसकी सारी एनर्जी ले लेता है और शामिन वही मर जाता है। गंगतान यूल से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बकवास पे बिलीव करूंगा कि तुमने मुझे बचाया। वो जैसे ही यूल को मारने के लिए बढ़ता है यूल उसे रोक देता है। यूल कहता है, तुम बिलीव करो या ना करो, जो भी तुम्हारे साथ हुआ क्या वो ऐसे ही हुआ। गंगतान शराब कहता है। यूल कहता है, तुम्हें इसलिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि हमें तुम पे ट्रस्ट था, और अब प्रूव करो कि तुम उसके लायक हो भी या नहीं। गंगतान कहता है, तुम लोगों की वजह से मैं धोखे से मॉन्स्टर बन गया, बस करो। यूल उठकर गंगतान को उसका चाकू दिखाता है। गंगतान कहता है, तुम जो भी कर रहे हो बस करो, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा। यूल कहता है, हमें नहीं बल्कि तुम्हें हमारी जरूरत है। कुछ लोग गंगतान को पकड़ते हैं। यूल गंगतान का हाथ काट देता है। उसका हाथ नीचे गिरा पड़ा होता है। गंगतान दर्द में चीखता चिल्लाता है। कटे हुए हाथ से वो लोग गंगतान का इविल ब्लड ले लेते हैं। गंगतान चीखते हुए कहता है, यू बास्टर्ड, मैं तुम लोगों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यूल कहता है, जोंगरियोंग को तुम जानते होंगे। उसे खुद पे बिलीव था कि वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिरिट है। वो परफेक्ट था हमारे प्लान के लिए। गंगतान गुस्से में कहता है, यू बास्टर्ड, कौन हो तुम लोग। यूल कहता है, मैं उसके माइंड को कंट्रोल करता था, इसलिए उसने तुम्हें तैयार किया डेमन को मारने के लिए, ताकि तुम लोग वॉन्जोंग को मार सको। बट वान और तुम्हारी वजह से पूरा प्लान फेल हो गया। मैंने तुम्हें वापस इसलिए जगाया ताकि तुम अपनी गलती सुधार सको। वो गंगतान का ब्लड धरती में डालता है। उससे धरती में क्रैक्स पड़ते हैं। धरती के नीचे से इविल एनर्जी और लीचेस निकलती हैं। वो सभी गंगतान के अंदर चली जाती हैं। गंगतान चीखता है। फाइनली उसका कटा हुआ हाथ वापस आ जाता है। यूल कहता है, अब तुम हमारे काम के लायक हो, इसलिए अब हम जिस भी रास्ते पे चलेंगे वो इंसानों के लिए एक ग्लोरी होगी, सो डाउट मत करना। गंगतान कहता है, इंसानियत। यूल कहता है, मैं आज की नहीं इंसानियत की बात कर रहा हूँ। हमें जिसे बचाना है वो सेज है। परफेक्ट वर्ल्ड के लिए चुने हुए सेज की तरफ से तुम और हम जैसे लोग जिएंगे, और उन वाइट सेज। तभी गंगतान कहता है, परफेक्ट वर्ल्ड, मजाक कर रहे हो क्या? मुझे इन सब पे मत घसीटो। मैं उस बिच को खत्म करना चाहता हूँ जिसकी वजह से मैं अंडरग्राउंड हो गया, और उनको भी जिसकी वजह से मैं मॉन्स्टर की जिंदगी जी रहा हूँ। अगर तुम भी यही चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो स्माइल करता है। यहाँ मीहू अकेले बैठी होती है, तभी वहाँ वान आ जाता है। मीहू उसे देखकर खुश हो जाती है और उसके पास जाकर कहती है, इतना टाइम लगता है क्या? वान कहता है, मैंने तुम्हें उल्टी सीधी हरकत करने के लिए मना किया था ना। मीहू कहती है, वॉन्जुंग सब ठीक कर सकती है, तो मुझे लगा कि मैं उसे बचा सकती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा बर्डन कम करना चाहती थी। वो वान का चाकू जैसे ही उठाती है वो जल के उस चाकू को छोड़ देती है। वान उसके हाथ को देखते हुए कहता है, तुम कर क्या रही थी? मीहू कहती है, मुझे लगा ये हैवी होगा बट ये तो हॉट है। वान कहता है, लस्ट डेमन के साथ रहकर तुम डरना भूल गई हो क्या? तुम्हें लगता है कि तुम लस्ट डेमन की दोस्त बन सकती हो? सोचो जरा। मीहू कहती है, क्यों नहीं? वो दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कहती है, मुझसे दोस्ती करोगे? तभी वान को बेगजू की बात याद आती है। उसने कहा था कि लोग दूसरा जन्म क्यों लेते हैं, ताकि वो अपनी पिछली गलती सुधार सके। मीहू वान की तबीयत के बारे में पूछती है। यहाँ जियोवानी चर्च में अपने भाई के गम में बैठा होता है। तभी जांग वहाँ आकर कहता है, तुम्हें अभी तक जवाब नहीं मिला, ऐसे मत बैठो तुम। फादर जोहान, आपको अब किसी और पे फोकस करना चाहिए। जियोवानी कहता है, क्या वो मेरा मिशन है? जांग एग्री करते हुए कहता है, तुम्हें मीहू को भी तो बचाना है। जियोवानी को वान की बातें याद आती हैं। उसने कहा था, तुम इंसान हो इसलिए कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तुमने मीहू को डेंजर में डाला क्योंकि तुम इंसान सोचते हो कि जो तुम करो वो ठीक, ये खुद को धोखे देने जैसा है। तुम मेरा टेस्ट ले रहे थे, अब सोचो किसे टेस्ट की ज्यादा जरूरत है। जांग चला जाता है। जियोवानी मन में कहता है, मैं अब नहीं जानता कि कौन सा सही रास्ता है। यहाँ मीहू सूजिन के रेस्टोरेंट में पहुँचती है। सभी वहाँ खाली होता है। सूजिन ने स्कूल में रेजिग्नेशन दे दिया होता है। वो और उसके पेरेंट्स यहाँ से चले गए हैं। फ्यूनरल के बाद वो किसी से भी नहीं मिली। मीहू को सूजिन और उसके फियांसे के साथ बिताए हुए पल बहुत याद आते हैं।
वो अपने मोबाइल में सूजन के मैसेज को देखती है जिसमें वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बताती है और मीहो को अपना ख्याल रखने को कहती है। मीहो पढ़कर रोती है और कहती है चलो। वान कहता है कहाँ? मीहो कहती है अब मैं किसी को भी खोना नहीं चाहती। यहाँ बेगजू यमजी को दोल हारूबांग की स्टोरी बताते हुए कहती है कलेजा चाहिए अपने 46 बच्चों को दोल हारूबांग बनाने के लिए। इस दिल पे 46 टुकड़े हो गए। यमजी कहती है अब फिर चालू हो गई, पीकर आई है क्या? अगर मैंने और सुना तो ये 100 से ज्यादा बार होगा, इससे कुछ अच्छा नहीं है क्या? बेगजू कहती है जिसे तुम देखती हो उसी पे तुम बिलीव करती हो। यमजी कहती है अगर ये सब सच है तो बाकी के दोल हारूबांग कहाँ हैं? बेगजू कहती है बेचारे खड़े हैं कहीं। तभी दोल हारूबांग दिखाए जाते हैं। मीहो और वान वहाँ पहुँचते हैं। मीहो पूछती है मैं वॉन्जुंग कैसे बन सकती हूँ? आपने कहा था वॉन्जुंग टूटी हुई चीजों को ठीक कर सकती है। मैं ट्राई करना चाहती हूँ, आपको इसके बारे में पता तो होगा। बेगजू कहती है ये ऐसा नहीं है, जो तुम करना चाहो वो कर सकती हो। वॉन्जुंग ने अपनी पूरी जिंदगी इसकी ट्रेनिंग में बिता दी और ये पेनफुल होगा। मीहो कहती है दिल निकलने से तो बेहतर है कि हड्डियां कटी जाएं। सो बताओ। बेगजू एक एग्जाम्पल से समझाती है बट मीहो कहती है मतलब? बेगजू कहती है जो तुम हो वो तुम नहीं रहोगी। अब भी तुम क्या करना चाहती हो? मीहो कहती है चाहे कुछ भी हो मैं ट्राई जरूर करूंगी। बेगजू एक बॉक्स को खोलती है और वान को दूर जाने को कहती है। वान वहाँ से चला जाता है। बेगजू एक मिरर दिखा के कहती है इससे तुम्हें तकलीफ होगी। मीहो को वानजुंग के कुछ फ्लैशबैक्स दिखते हैं। उसे बहुत दर्द होता है। वो पूछती है क्या है ये सब? बेगजू कहती है मैंने कहा था तुम्हें बहुत दर्द होगा। मीहो और बेगजू बाहर आते हैं। वान पूछता है क्या हुआ? बेगजू कहती है अभी ये शुरुआत है, सरप्राइज क्यों हो रहे हो? वान कहता है मैं बस पूछ रहा हूँ। बेगजू कहती है तुम्हारा एक्सक्यूज तो बड़ा झूठा है। मीहो कार में बैठी होती है। तभी यमजी और सूर्यम वहाँ आ जाते हैं। सूर्यम मीहो को गिफ्ट देती है, उसमें स्कार्फ होता है। वो कहती है अब मैं सब कुछ अपने हिसाब से करती हूँ, जल्दबाजी या जबरदस्ती कुछ भी नहीं करती। मीहो कहती है मैं भी पहले तुम्हारी तरह ही थी, बिना सोचे समझे सब कुछ कर देती थी, बट अब मैं धीरे धीरे बढ़ूंगी। वो खुशी से स्कार्फ पहनती है और थैंक्स कहती है। मीहो घर पहुंचती है और वान से पूछती है अगर मैं वॉन्जुंग की मेमोरी को याद कर लूंगी तो मैं वॉन्जुंग रहूंगी या फिर मीहो? वान कहता है कहना क्या चाहती हो? मीहो कहती है मुझे पता तो होना ही चाहिए कि मैं क्या बनने वाली हूँ। वान कहता है तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। मीहो वान के सजेशन से खुश होकर चली जाती है। दूसरे ही दिन जांग मीहो को शूटिंग सेशन करने को कहता है। वो लोग प्रैक्टिस के लिए निकलते हैं। जांग कहता है बहुत टाइम से स्ट्रेस में थी, इसलिए यह आपके स्ट्रेस को कम करेगा। फाइनली मीहो शूटिंग करती है। जांग उसकी तारीफ करता है। मीहो कहती है आप ही ने तो मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना सिखाया है, और हाँ मैं बेगजू के यहाँ कुछ टाइम के लिए रहने जा रही हूँ। यहाँ फाइनली मीहो अपना बैग लगाती है और कहती है कुछ रह तो नहीं किया? जांग कहता है आपने इतना सारा सामान पैक कर लिया है, अब कुछ बचा भी है क्या? मीहो कहती है ये कुछ ज्यादा नहीं है। जांग कहता है मेरी माने तो आप अपने साथ मेरी एक चीज लेकर चले जाएं। तभी जांग गेट खोलता है। जियोवानी गेट पे खड़ा होता है। मीहो कहती है तुम क्या कर रहे हो? जियोवानी अंदर आके घूमता है। यहाँ वान मना कर देता है। मीहो वान को पटाने की कोशिश करती है ताकि जियोवानी मीहो के साथ बेगजू के पास रहे। तभी जियोवानी कहता है अगर मैं यहाँ अकेला रहूंगा तो मैं लोनली और डिप्रेसिंग फील करूंगा। वान कहता है मैं तुम्हारे टुकड़े कर सकता हूँ, बीच में से करूँ या आधा काटूं? जियोवानी बीच से काटने को कहता है। जांग कहता है रहने दो, अगर ये तुम्हें साथ नहीं ले जाना चाहते। वान कहता है हम पिकनिक पे नहीं जा रहे हैं। तभी जांग मीहो की डेली हैबिट्स बताता है कि मीहो कितने बजे खाती है, कितने बजे सोती है, उन्हें क्या चाहिए वगैरह वगैरह। वान कहता है चलो जोहान। जियोवानी मीहो का सारा सामान कार पे लगाता है। वो फाइनली बेगजू के घर पहुंचते हैं। यहाँ बेगजू अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी होती है। जियोवानी उसे देख के अमेज हो जाता है। मीहो बेगजू और जियोवानी का इंट्रोडक्शन एक दूसरे से कराती है। जियोवानी की बकवास सुनकर बेगजू कहती है तुम प्लीज जांग से बहुत अलग हो। मीहो कहती है कौन? जियोवानी टॉपिक चेंज कर देता है। बेगजू कहती है मेरे साथ चलो। मीहो कहती है कहाँ? बेगजू कहती है ऐसे कपड़े में हम ट्रेनिंग नहीं कर सकते। फाइनली वो अंदर चली जाती है। मीहो वॉन्जुंग जैसी ड्रेस पहनकर बाहर आती है। वान उसे देखता रह जाता है। बेगजू मीहो को अपने साथ चलने को कहती है। बेगजू वान को वहीं रुकने को कहती है क्योंकि अगर वान और मीहो की एनर्जी मिल गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए अभी एक हवा का झोंका भी मीहो की एनर्जी में प्रॉब्लम बढ़ा देगा।
क्योंकि उसकी एनर्जी अभी कमजोर है। वान उसे केयरफुल रहने को कहता है। बेकजू चली जाती है। जियोवानी जैसे ही बेकजू के पीछे जाता है, वान उसे पकड़ के अपने साथ ले जाता है। फाइनली मीहो और बेकजू एक जगह पहुंचते हैं। मीहो सब देखती है। बेकजू से धरती से एनर्जी लेने को कहती है। मीहो बैठ जाती है। बेकजू सभी एनर्जी के बारे में बताती है ताकि मीहो सभी एनर्जी को अपने अंदर लेकर उसे रिलीज करे। मीहो कुछ भी समझ नहीं पाती। बेकजू से अंदर से शाइन वाली एनर्जी के बारे में बताती है कि तुम्हारे अंदर ही कुछ है, यानी मैजिक मार्बल। वो एनर्जी से भरा है और वो नेचुरली शाइन करेगा। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी, दर्द भी और बढ़ेगा। सभी एनर्जी जैसे ही कनेक्ट होंगी, वो फिर तुम्हारे अंदर से बहेंगी। यहाँ जियोवानी और वान एक दूसरे को देख के अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तभी बेकजू वहाँ आती है। वान मीहो के बारे में पूछता है। बेकजू कहती है, मैंने सब उससे बता दिया है, अब तुम जा सकते हो, बट 50 कदम उससे दूर रहना, ज्यादा पास मत जाना। वान चला जाता है। जैसे ही जियोवानी वान के पीछे जाता है, बेकजू उसे रोकते हुए कहती है, तुम एक बूढ़ी औरत को छोड़ के जाओगे। फाइनली जियोवानी बेकजू की हेल्प करता है। वान मीहो के पास पहुँचता है। वो मीहो को प्रैक्टिस करते हुए देखता है। यहाँ जियोवानी लकड़ी काटता और कहता है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। बेकजू कहती है, खाने का स्वाद हाथों से आता है, और वो सभी एनर्जी के बारे में बताती है कि ट्रेनिंग की वजह से मीहो के अंदर कितने कितने चेंजेस होंगे। जियोवानी लकड़ी काटने लग जाता है। बेकजू पूछती है, तुम हेल्प क्यों कर रहे हो उसकी शक्ति जगाने में। जियोवानी कहते हैं, दुनिया को बचाने के लिए, और यही रीजन है कि मेरा जन्म हुआ। बेकजू कहती है, अगर तुम उससे हर्ट हो गए या फिर तुम्हें कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा तो क्या तब भी तुम यही चाहोगे। जियोवानी कुछ भी नहीं कह पाता। यहाँ मीहो एनर्जी लेने की कोशिश करती है। वान सब देखता है। मीहो थकती है। तभी वान आता है। वो मीहो की हेल्प नहीं करता, बट मीहो उसकी हेल्प लेकर खड़ी हो जाती है और कहती है, मुझे ठंड लग रही है। वान अपना कोट उतारकर मीहो के ऊपर रखकर चला जाता है। मीहो कहती है, अच्छे से तो रखते। वो खुश हो जाती है। मीहो वान से वांजुन के बारे में पूछती है। वान कहता है, वो जेंटल थी और शांत रहने वालों में से थी। मीहो वांजुन के बारे में और पूछती है। वान कहता है, मुझे और याद नहीं। मीहो कहती है, तुम बुढ़े हो गए हो क्या। बार बार मीहो वान की एज के बारे में पूछकर उसका मजाक उड़ाती है। वान कहता है, जब मैं पैदा हुआ मेरे पेरेंट्स मेरा बर्थडे भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन जब वो मरे तब से मैं मॉन्स्टर बनकर जी रहा हूँ, इसलिए मुझे अब कुछ भी याद नहीं। मीहो शांत रहती है। वान पूछता है, क्या हुआ। मीहो उसके दर्द के बारे में बात करती है जिससे वो गुजरा होता है। यहाँ जियोवानी खाना पकाता है। मीहो जियोवानी को देख के हैरान हो जाती है। फाइनली खाने की टेबल पे सारा अच्छा खाना मीहो के पास होता है। वान और जियोवानी की खाने पे नीयत डोलती है, पर बेकजू उन दोनों को टोक देती है। यहाँ मीहो अपनी ट्रेनिंग कई दिनों तक करती है। वान हर रोज उसे दूर से देखता है। मीहो को तकलीफ बहुत होती है। यहाँ वान बेकजू से कहता है, कहीं ऐसे तुम थक के गिर न जाओ। बेकजू कहते हैं, उसने जो कुछ भी झेला है ये उसके आगे कुछ भी नहीं। तभी वहाँ योमजी आती है और कहती है, मैं आपके लिए खाने को लाई हूँ, और वो सभी को साथ में खाने को कहती है। यहाँ सभी खाना खाते हैं। तभी वान और बेकजू को कुछ अजीब लगता है। मीहो के पास गंगतान पहुँच जाता है। बेकजू और वान को एहसास होता है कि एनर्जी गंगतान इविल एनर्जी के साथ होता है। मीहो फाइनली कुछ अजीब महसूस करती है। तभी एपिसोड एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.